नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आदि अचिंत जी का स्वागत कर लेते हैं। बहुत स्वागत, थैंक बहुत यू। अभिनंदन। थैंक नमस्कार। यू सर, नमस्कार। आदि जी, भारत ने अभी अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों के आधिकारिक नक्शे में दर्ज कर लिए हैं। नाम तो पहले से थे, उनके नाम दर्ज कर लिए। क्या ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम है या इसका कोई वास्तविक भी कानूनी और सामरिक असर होने वाला है? और संदेश क्या दिया है भारत ने? देखिए सर, पहले तो बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या है सर, सर ये जो नाम है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ये वो नाम है जो भारत की मैकमोहन लाइन जो है, ठीक है? जो आपकी जो सीमा है, जिसको आप मानते हो भारत और तिब्बत की सीमा है, 1914 में जो मैकमोहन लाइन बनी थी, ये उसकी बाउंड्री में है। तो अगर आप नाम देखें, स्टार्ट होता है लोंगजू से और फिनिश होता है एकदम लोहित वैली के आस साइड में जाके दूसरी तरफ। तो इसके अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट जगह हैं जहाँ पर अ, इतिहास का काफ़ी एक कहीं न कहीं रोल रहा है और इतिहास का काफ़ी रोल तो अलग है सर, बट देखिए जो लड़ाई शुरू हुई थी चाइना और भारत की, वो एक जगह पे शुरू हुई थी जिसका नाम है लोंगजू। ठीक है सर? ये तवांग के पास पड़ता है, अपर सुबनसिरी रीजन में। ये बेसिकली 1959 से इसका कुछ एरिया चाइनीज़ के कंट्रोल में है, बट आपने इसका नाम रखा है और लोंगजू में सबसे पहली जो बैटल हुई थी, वो 7 अगस्त 1959 को हुई थी, 7th अगस्त 1959 को। और ये जो नाम चेंज किए गए हैं सर, वो पहली बैटल के अंदर बाय द वे 2 हमारे असम राइफल के सोल्जर्स की हत्या करी थी चाइनीज़ ने आके। अ, ये जो नाम चेंज इस बारी भी हुए हैं, वो 7 अगस्त को ही करे गए हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी है। अब लोंगजू है, माजा है, बीसा है, ज़ोला है, रिज़ाला है, पुकुरला है, थागला है। पुकुरला तक अगर आप देखें, ये पूरा मैकमोहन लाइन पे अपर सुबनसिरी रीजन का एक 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 पार्ट बनता है। थागला एक जगह है जहाँ पर नमकाचू किंजीमाने का जो सेक्टर है, आपका तवांग के आसपास थागला रिज, एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी थागला रिज के अंदर। जहाँ पर अगर आप याद करें सर, थागला में सबसे पहला जो लड़ाई हुई थी 1962 में, वो थागला के ऊपर ही हुई थी। उसके बाद एक संबो सरोवर है सर, अगेन यू नो एकदम एक बड़ी बड़ी जबरदस्त सी लेक है हाई ऑल्टीट्यूड में। एक्चुअली लेजेंड ये कहता है, इसका कोई मतलब बोलते हैं ना, वो प्रूफ नहीं है, बट इस लेक में से चाइनीज पानी लेके आते थे। 62 की लड़ाई के दौरान ये लोग पानी वहां से पीते थे, इस लेक से। ये फ्रेश वाटर लेक है, बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे है और पानी रहता है इसके अंदर करीब 8-9 महीने तक। पानी मतलब पानी के जमता नहीं है, तो इनको पानी मिल जाता है वहां पर। उसके बाद अगर आप देखें सर, बड़ा खादून है, छोटा खादून है, ये नाम जो रखे हैं, ये किबितू कॉरिडोर का है, अंजाव, ईस्टर्न अरुणाचल में अंजाव रीजन का, वालोंग वालोंग और कालोंग वालोंग रीजन का, वो जो ईस्ट में जब टर्न होता है अरुणाचल का मैप, ऐसे इस तरफ घूमता है साउथ की तरफ। जो बॉर्डर ऐसे इस तरफ घूमता है, ट्राई जंक्शन जो आता है ना आपका, म्यांमार और भारत और चाइना का, ये उस तरफ का रीजन है, वहां पर का भी नाम करा गया है। उसके बाद धनबरी, पिथागढ़, बुद्धा मंदिर, जयरामपुर, रामनगर, जसवंतगढ़, शेरे थापा मेमोरियल, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये नाम पहले तो आपको पता चल रहा है कि एकदम भारतीय नाम है। बैसाखी, शिवाजी नगर, कमलंग नगर, ये सब भारतीय नाम है। तो अगर आप इनको थोड़ा सा डिवाइड करें, क्या नाम है, डायरेक्शन के अंदर, तो वेस्टर्न जो आपका क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश है, उसमें थागला, जसवंतगढ़, वेस्ट केमगढ़, पूरा ये सेक्टर इस तरफ का वेस्ट का आ जाता है। सेंटर में आपका लोंगजू, माजा, बीसा, जोला, रिजाला, पुकुरला, रोपक, शेरे थापा, ये पूरा सेंटर में आ जाता है। ईस्ट में अंजऊ, उसके बाद आपका आ गया लोहित में आ जाता है, चांगलांग सेक्टर में आ जाता है। चांगलांग तो अभी भी बड़ा एक्टिव रहता है। तो पूरा ईस्ट का, और ये पूरा आपने बेसिकली क्या करा है कि जो 1914 की जो जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके जितने भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपने इनको सर्टिफाई करा है।
तो अब आप लोग बोलेंगे कि अभी तक क्यों नहीं किया ये वो एंड ऑल दैट। देखिए, ये सेंसिटिविटीज़ हैं, चाइना की भी सेंसिटिविटीज़ हैं। हम भी खेलते हैं उनके साथ कभी-कभार किसी और जगहों के अंदर। लद्दाख में हम लोग काफ़ी खेलते थे। इस रीजन के अंदर काफ़ी कम फ़ोकस रहा है। बट हो क्या रहा है सर, जैसे-जैसे तिब्बत की जो बातें आगे बढ़ रही हैं, आप देखें ज़रा, जो आपके दलाई लामा का सक्सेशन की बात चल रही है, तो अ, ये सब चीज़ें मायने में आएँगी। नाउ चाइना जो है सर, अरुणाचल को साउथ तिब्बत बोलता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि साहब, अगर साउथ तिब्बत है तो फिर ठीक है, तिब्बत की बात करते हैं। अगर हम मानते हैं कि ये साउथ तिब्बत है अरुणाचल, तो चलिए फिर तिब्बत की बात करते हैं। ठीक है जी, तिब्बत है किसका फिर? क्योंकि थोड़ा पार्ट अगर आप उसको साउथ तिब्बत बोलते हो, तो थोड़ा पार्ट तो हमारे साथ है। अब लोंगजू वो रीजन है जहाँ से तवांग का जो रीजन है, जो चाइना बड़ा दुखी होता है वहाँ से। तवांग हमेशा बोलता है वो उसका है। वो रीजन है जहाँ से दलाई लामा 1959 में आए थे। ठीक है, उसके बाद लड़ाई झगड़े और ये सब शुरू हो गए थे वहाँ पर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सा चीज़ है सर, आपने एक हिस्टोरिकल पैटर्न देख के आपने इस चीज़ को करा है, पहले करना चाहिए था, बट चलिए देर आए दुरुस्त आए, जो भी है। अब इसको आपने सर्टिफ़ाई करा है। सर्टिफ़ाई मतलब आपके जो स्टैंडर्ड मैप्स होंगे, आपके जो देश के अंदर जो भी मैप दिखाएगा गूगल और ये सब जो लोग दिखाएँगे, उनको ये नाम दिखाने पड़ेंगे वहाँ पर। ये लीगल बेसिस में बन जाते हैं, क्योंकि आपने सर्टिफ़ाई करे हैं इनको, एंड ग्राउंड पे होल्डिंग आपकी है। देखिए, कई जो ये मैप कंपनीज़ होती हैं, वो आपका क्लेम दिखाते हैं, बट फिर वो ग्राउंड होल्डिंग भी उनको बताना पड़ता है कि भैया ये एरिया, ये लोग मानते हैं कि बट ग्राउंड होल्डिंग ये है। जिस तरह सही से है। का एरिया जो है सर, वो चाइना के पास है, बट हम लोग मांगते हैं उसको। चाइना पूरा अरुणाचल का ये रीजन मांगता है, तो हम ग्राउंड होल्डिंग हमारी है। पीओजेके का भी कुछ ऐसे ही गेम है। तो ये एक बड़ा सीन है सर। और अगर आप देखिए अरुणाचल का जो 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 क्लेम है चाइना का, 1959 और ये सब के अंदर जो इनकी मेन लाइन क्लेम्स थी, वो लद्दाख के अंदर थी सर। ये नीफा में आए थे, काफ़ी अंदर आ गए थे, उसके बाद वापस चले गए थे, क्योंकि इनकी सप्लाई लाइन्स बहुत खराब हो गई थी, पहला। और दूसरा, वहाँ से रशियंस ने थोड़ा सा इनको धमकी-वमकी मारी थी कि तुम बंद करो ये ड्रामा, बहुत हो गया। तो उस वजह से ये वापस तो चले गए वहाँ पर। सप्लाई लाइन्स रखना बड़ा मुश्किल है उस रीजन के अंदर, बड़ा गंदी टेरेन है सर, बड़ी वेरी बैड। 15, 16, 13, 14, 15,000 फुट, आई मीन नॉर्मल है वो उधर पे। तो अगर आप हिस्ट्री में देखें इसको, तो इनका मेन जो डिमांड रहा है हमेशा से, वो अक्साई का रहा है, अक्साई रीजन का, लद्दाख का, ईस्टर्न लद्दाख का। और एक दो बारी तो इन्होंने बोला कि यार आप हमारा ईस्टर्न लद्दाख मान लो, हम अरुणाचल का क्लेम छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब वो कोई भी देखिए सर, किसी भी गवर्नमेंट के को बोलना बड़ा मुश्किल है इसके बारे में कि भाई हम मान लेते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज़ नहीं है सर, चाइना की तरफ से बहुत सारी क्लेम्स हैं। तो या तो चाइना बोले कि भैया ठीक है, पूरी बाउंड्री हम सेटल करते हैं, जो थोड़ा बहुत मेरे पास है आप ले लो, जो आपके पास है मेरे को दे दो, सॉर्ट ऑफ अ थिंग, एक्सचेंज, जहाँ-जहाँ पर हमको लाइन सीधी करनी है, अपनी अपनी बाउंड्री सीधी करनी है, ये करना है, वो करना है, वो तो नॉर्मल होता है। अभी जैसे म्यांमार के साथ भी कुछ लैंड एक्सचेंज होगा आपका, बांग्लादेश के साथ भी हुआ था आपका, तो ये दिस इज़ पार्ट ऑफ 2 कंट्रीज़, बट चाइना वो मानेगा नहीं सर कभी भी, और चाइना को ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा सर, आप पूछेंगे ये इस टाइम पे क्यों किया गया? होता क्या है सर, जभी भी चाइना की कोई विज़िट होती है, या फिर भारत से कोई चाइना जाता है, या चाइना से कोई भारत में आता है, तो हमेशा एक टेंशन क्रिएट की जाती है चाइना की तरफ से। उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि एक टेंशन क्रिएट करके जाओ, वो एक अपर हैंड लेके आपसे बात करना चाहता है। पिछले 2 बारी में कहीं न कहीं अगर आप देखें, इन्होंने कोशिश करी, बट वो हुआ नहीं। पाकिस्तान के साथ इन्होंने कोशिश करी, वो कुछ बैठा नहीं है एक्चुअली इनका गेम, नहीं तो कर तो रहे थे ये कोशिश। पिछली बारी जब इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी यहाँ पर भारत में आए थे, जब ब्रिक्स की एनएसएज़ की मीट थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, तो वो हमारे एनएसए से मिले थे, अजीत डोभाल साहब से। उस समय पर जयशंकर जी मंगोलिया में बैठे हुए थे, एंड तिबेटन बुद्धिज्म के हेड में से मिल रहे थे मंगोलिया में। अब मंगोलिया एक और देश है जिसको चाइना क्लेम करता है सर, और वहाँ से हमारी, उसके बाद जैसे ही जयशंकर जी वापस आए, फिर वहाँ पर हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। तो मंगोलिया के साथ अभी रिलेशंस काफ़ी हमारे अच्छे हो गए हैं, काफ़ी बिल्ड हो रहे हैं। तो आपने एक बड़ा क्लियर सटल मैसेज भेजा था चाइना को कि भाई तिब्बत के ऊपर, और तिब्बत का क्वेश्चन सर धीरे-धीरे आगे जाके और गर्म होगा। तो ये बेसिकली भारत तिब्बत बॉर्डर जो है उसको डिमार्केट करने की कोशिश की गई है आपकी तरफ से।
अब देखें उसका रिएक्शन क्या है कि वो ये सडनली वीडियोज़ आने शुरू हो गए कि भई चाइना आ गया जी, 60 किलोमीटर अंदर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। जो ये बोलता है सर उसने कभी मैप नहीं देखा, उसने कभी सीरियसली कुछ देखा नहीं कि भई कैसे होता है काम। तो ये बेवकूफ़ी है सर और कुछ नहीं है। आई मीन इट्स और चाइना रोता है सर, जभी भी आप अरुणाचल की बात करें तो हमेशा रोता है। कोई सीनियर लीडरशिप आपका डिफेंस मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चले जाएँ, तो बड़ा रोता है वो अरुणाचल में कोई जाए तो। इस बारी तो अभी प्राइम मिनिस्टर होके आए हैं पिछले पिछले साल में। चाइना उस टाइम पे कुछ बोल नहीं पाया, वो चुप रहा था। कहीं न कहीं उसको भी समझ में आ रहा है कि यार एक्सपेंसिव होगा, ज़रा थोड़ा बैलेंस करके रखो। आपने थोड़ा-सा अग्रेसिव स्टैंड लिया है इस बारी चाइना से। इसके 2-3 तरीके देख सकते हैं। एक तो ब्रिक्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि बिफोर वो आपके ऊपर कुछ टेंशन डाले, आप एक फ्रंट फुट रखो। दूसरा सर चाइना से थोड़ा गुस्सा भी हैं लोग। ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट से पहले चाइनीज़ एम्बेसी-वेम्बेसी गए थे वहाँ पर मिलने के लिए। तो आप यहाँ पर इंटरफेरेंस कर रहे हो अपनी अपनी मानसिकता के लोगों के साथ, तो वो भी थोड़ा गुस्सा तो रहेगा। तो उसका भी जवाब मेरे ख्याल से यहाँ पर दिया गया है। तो ये अभी आप देखेंगे ये थोड़ा बढ़ेगा, टेंशन्स और गर्म होंगी सर, भारत और भी चीज़ें करेगा अभी यहाँ पर। अम, अभी सीन आप देखते हैं बांग्लादेश के अंदर हमारे रॉ के चीफ पहुँच गए हैं। अ, तो वो भी अभी न्यूज़ लीक हुई है, उसका पूरा अभी निकलेगा बाहर क्या एक्चुअली हुआ है। बड़ी सीक्रेटिव सी विज़िट है, कल कल परसों तक मेरे पास डिटेल्स आ जाएँगी। बट ये अभी गेम है सर, दिस इज़ अ बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। जी। आदि जी, चीन तो अरुणाचल के कई जगहों के नाम कभी पहाड़ियों के, कभी नदियों के, कभी भू-भाग के चेंज करता ही रहा है। कार्टोग्राफिक आक्रामकता उसकी तरफ से देखने को मिलती रही है। भारत ने ऐसा पहले कभी किया नहीं। थैंक्स सर। अब आकर के उसने अगर किया है, तो क्या सीमा पर चीन के व्यवहार में किसी तरह का हम अंतर देखेंगे इसके बाद? या ये केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित होकर के रह जाएगा? सर स्टैंड ऑफ्स होंगे आपके अरुणाचल में। कोशिश करेंगे वो कहीं न कहीं। देखिए अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक थोड़ा कैम्पेनिंग सीज़न बोलते हैं इसको। अक्टूबर के बाद थोड़ा ठंड-वंड पड़ जाती है, उस रीजन के अंदर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप देखेंगे जो वॉर हुई थी सर सितंबर से अक्टूबर एंड नवंबर तक, अक्टूबर एंड तक खत्म हुई थी 1 महीने, अक्टूबर 23 तारीख तक। ये ठंड हो जाती है वहाँ पर, आपका पूरा विज़िबिलिटी बहुत खराब हो जाती है, इट बिकम्स वेरी बैड। तो ये कैम्पेनिंग सीज़न है सर भारत-चाइना के बीच में। तो कोशिश वो पूरी करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप देखेंगे कि कुछ खबरें आएँगी, बीच में एक मीडिया में खबर आई थी, वो हटा दी गई उसके बाद। गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक पुश किया कि उसको रहने दो। देखिए सर ये क्या होता है, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, ये नॉर्मल स्टैंड ऑफ्स होते हैं। डिफरिंग परसेप्शन मतलब ये एलएसी है, ऐसे लाइन जा रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया लोंगजू, अब आपका जो लोंगजू का बॉर्डर है वो यहाँ पर है और चाइना का लोंगजू का बॉर्डर यहाँ पर है। आप यहाँ तक जाते हो, चाइना यहाँ तक आता है। नॉर्मली होता क्या है सर कि आप दोनों तरफ से कोऑर्डिनेट करके जाते हो कि यार मैं जा रहा हूँ, मेरे पास इतने बंदे होंगे, मैं जा रहा हूँ इस तरफ, तो आप ज़रा दूर रहो। तो चाइनीज़ दूर हो जाते हैं, आप अपना बॉर्डर पे जाके एरिया को पेट्रोल-वेट्रोल करके वापस आ जाते हो। बेसिकली होता क्या है सर, और यही चीज़ उनके साथ भी होती है, तो वो फ़ोन करेंगे, यार मेरे को पेट्रोल करना है एक, तो हफ्ते में 2 हफ्ते में 1-1 पेट्रोल होती है। दोनों तरफ से क्या करने की कोशिश करते हैं कि उस एरिया के अंदर, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके अंदर कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन ना आए, कोई मिलिट्री टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर ना बिल्ड करे। तो आप भी वेरीफाई करते हो, वो भी वेरीफाई करते हैं आके। तो ये आप देखें, ये जो डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है, इसके अंदर क्या होता है कई बारी, जब वो पेट्रोल के लिए आ रहे होते हैं, आप जान के एक पेट्रोल भेजते हो देखने के लिए कि भई जितना उन्होंने बोला है, 20 लोग बोले हैं, तो 20 लोग आए हैं कि ज़्यादा लेके आए हैं। कुछ सामान, कुछ काम काम तो नहीं कर रहे उधर पे। तो आप बीच में भेजते हो, वो भी यही चीज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं फिर स्टैंड ऑफ हो जाता है। बीच में लोग एक-दूसरे से खड़े हो जाते हैं आके। इसका भी एक ड्रिल है, वो बैनर-शैनर लेकर खड़े हो जाएँगे, चाइनीज़ वाले लगाएँगे, "यू आर एंटरिंग चाइनीज़ टेरिटरी, प्लीज़ गो बैक।" हमारे वाले लेके खड़े हो जाएँगे, "यू आर एंटरिंग इंडियन टेरिटरी, प्लीज़ गो बैक।" नॉर्मली क्या होता है कि कभी-कभार दूसरे की इंटेलिजेंस के हिसाब से पता चल जाता है कि यार ये कुछ यहाँ पर ना, ये कुछ रखने आ रहे हैं, कुछ सेंसर रखने आ रहे हैं, कुछ करने आ रहे हैं यहाँ पर। तो और ये चलता रहता है, दिस इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस। तो एक देखिए सर, आर्मीज़ क्या होती हैं, दोनों तरफ से एक कोशिश रहती है कि एक वन-अपमेंटशिप दोनों को मिले। कई जगहों पे वो डिसएडवांटेज में है, तो वो अपना एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। कई जगहों पे हम डिसएडवांटेज में हैं। और हिल्स के अंदर, माउंटेन्स के अंदर होता क्या है कि हाइट्स की बात होती है। हाइट्स की और पासेस की। तो अगर आप ये दोनों चीज़ डोमिनेट करें, तो वो पूरा एरिया आपके हाथ में गिरता है।
तो यही चीज़ देखते हैं आप, कहीं न कहीं उसके पीछे ऐसे स्टैंड ऑफ्स होते रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ टास्किंग एरिया के अंदर कुछ हुआ है, टाक्सिंग एरिया के अंदर। अब टाक्सिंग एरिया सर पुराना है, ये वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हुए थे, उसके आगे भी अगर आप जाओ वो जो आपका शिमोंगला पास है, थोड़ा 200-300 किलोमीटर ईस्ट की तरफ अगर आप जाओगे, शिमोंगला पास है, उधर पे तो लड़ाई हुई थी 2017 में। अ, लड़ाई क्या मतलब वही मुक्काबाजी हुई थी। उसके बाद टास्किंग के इस तरफ थोड़ा तवांग की तरफ आ जाओ, तो वहाँ पर भी आपने देखा था जो ये चढ़ने की कोशिश करी थी इन्होंने ऊपर, हमारे बंदे ऊपर खड़े थे, 30-40 लोगों ने कम से कम 200-300 मार-मार के भगाया था वहाँ से। तो ये होता है सर, दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंस। अब यहाँ पर कई जगहों के अंदर भारत ने परमानेंट जो संगर होते हैं, संगर क्या होते हैं सर? संगर एक्चुअली तो एक स्टोन का बंकर होता है, बट स्टोन की वॉल बना रखी है कई जगहों के अंदर। थोड़ी बहुत वायर-शायर खींची हुई है, अम, थोड़ी बहुत वो बना रखी है, क्या नाम है, पत्थर की दीवार-शिवार बना रखी है। तो उसको आके ये तोड़ेंगे, चले जाएँगे वापस, फिर हम जाएँगे वहाँ पर उनका कुछ तोड़ के आ जाएँगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं सर, दिस इज़ अ कांस्टेंट थिंग। अब चाइना इसको बढ़ा सकता है कि ये थोड़ा-सा हम इसको थोड़ा प्रेशर को बढ़ाएँ, बट इससे ना सर ग्राउंड इम्पैक्ट नहीं होता कुछ। तो हाँ, मीडिया में अगर आप ले आओ तो बड़ा हू-हा होगा, ये सब होगा, बट इट वोंट रियली हैव एनी ग्राउंड, कोई रेजोनेंस नहीं होगा इसका। क्योंकि ये डिफरेंसिंग परसेप्शंस हैं, आर्मी इसमें प्रेशर में नहीं आएगी, और ग्राउंड पे अगर वो एक जगह पे घुसे तो हम दूसरी जगह में घुस सकते हैं। तो दे आल्सो नो दैट कि यार ठीक है, अगर प्रेशर डालना है थोड़ा बहुत डालो, नहीं करता बैक ऑफ। तो वो ही बैक ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर हमने कहीं और एक और फ्रंट खोल दिया जहाँ पर हम एडवांटेज पे हैं, तो वहाँ उनको फिर पंगे हो जाएँगे, प्रेशर बढ़ेगा उधर पे, फिर उनको रीइंफोर्समेंट ये वो एंड ऑल दैट। तो ये छोटे-मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। नॉर्मली क्या करते हैं सर, बदतमीज़ी करेंगे, बोलेंगे जी भी हम 20 लोग आ रहे हैं, आएँगे 40, ठीक है? वो देखते हैं कि आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे। तो आप देखते हो यार तो लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप एक रीइंफोर्समेंट भेजते हो कि भाई क्या बात है, आप 40 क्यों आए? फिर वो सॉरी-सूरी बोल के वापस चले जाते हैं। कई बारी सर कई जगहों के अंदर बड़ी फ्रेंडली रिलेशंस भी हैं, तो वहाँ पर बैठते हैं आराम से, दोनों आके मिलेंगे, चाय-वाय पिएँगे। लोकल कमांडर्स की थोड़ी अच्छी बनती है, एक-दूसरे को थोड़ा काम डाउन करके रखा हुआ है। तो वो चाय-वाय पिएँगे, वहाँ पर गाने-गूने गा के चले जाते हैं वापस, तो वो भी होता है। ये बड़ा एक वियर्ड सा सिचुएशन है सर, बट चाइना ये कोशिश ज़रूर करता है कहीं न कहीं कुछ एक कहीं पे कुछ एडवांटेज मिल जाए उसको। जी। सर म्यूट है सर। जून 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था, आपस में भिड़ गई थी दोनों देशों की सेनाएँ। और सितंबर 2023 में यहाँ G20 सम्मेलन हुआ था, जिसमें शी जिनपिंग नहीं आए थे। जी। यानी गलवान के बाद अब पहला मौका बन रहा था कि शी जिनपिंग नई दिल्ली की यात्रा करें, ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए आएँ। लेकिन 1 महीना बचा है और अभी तक भी बीजिंग की तरफ से उनके कार्यक्रम को लेकर के रहस्यमय चुप्पी साधी हुई है। इसकी वजह क्या है? और ये जो अभी हमने 27 जगहों का नामकरण कर दिया है, इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दोनों ही पक्ष हैं, तो इसके बाद क्या उनके आने की संभावना है या नहीं है? हाँ सर, ये संभावना तो है, क्योंकि चाइना लास्ट मिनट नहीं करता। वो लास्ट मिनट करता है, सॉरी। सडनली बोलते हैं, "हाँ जी, मैं आ रहा हूँ।" अब देखिए सर 2-3 चीज़ें हैं। ये यहाँ पर अभी आपकी बॉर्डर के साथ भी नेगोशिएशन चल रही हैं। वो जो डब्ल्यूएमसीसी की एक कमिटी बैठती है, वो हर 2-3 महीने में बैठते हैं। ये जो अभी नाम-वाम चेंज करे आपने, वो मीटिंग के 3 दिन के बाद करे। तो आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है चाइना को, और चाइना यही लैंग्वेज समझता है सर, कि यार तमीज़ से रहो तो हम तमीज़ से रहेंगे, नहीं तो फिर यही चाइना को समझ में आता है। जो बड़ी, और उनका रिएक्शन भी आ गया, बाय द वे, रोते हैं वो बड़ा, दे हैव स्लैम्ड एवरीथिंग, ओह! ये बकवास है, हम नहीं मानते, ये वो एंड ऑल दैट। भारत की तरफ से हमेशा रहा है, भई वी आर कमिटेड कि हम थोड़ा टाइज़-वाइज़ को अच्छा करें, बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाएँ, ये सब करें, ताकि हमारे रिलेशंस अच्छे रहें। चाइना भी बोलता तो यही है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा बिफोर आई कम टू योर क्वेश्चन सर, देखिए कोई दूध का धुला नहीं है, ठीक है? कोई दूध का धुला नहीं है, ना वो है, ना हम हैं। तो कई बारी आप क्रिएट करते हो चीज़ें सर, पाकिस्तान के साथ भी बहुत बारी आता था ना पुराने ज़माने में कि जी, पाकिस्तान ने सीज़ फायरिंग करी, सीज़ फायर तोड़ा है। लॉट्स ऑफ टाइम्स हाँ, पाकिस्तान करता होगा, बट कई बारी हम भी करते हैं। आई मीन जब हमको दिखता है ये कुछ करने वाले हैं, तो हम पहले ही खोल देते हैं उनके ऊपर, सरप्राइज़ करने के लिए। या कई बारी
कोई नया कमांडर आया होता है किसी रीजन के अंदर, आपको थोड़ा-सा उसको तंग करना होता है, तो आप खोल देते हो फायर, फिर बोलते हो, "जी देखो इन्होंने फायर खोल दिया।" और एक बारी जब बंदूकें चलनी शुरू हो जाती हैं, फिर किसी कोई पूछता नहीं है पहले किसने चलाई, वो फिर वो हो जाता है। तो चाइना के साथ भी ऐसे ही है, यहाँ पर सिर्फ बंदूक नहीं चलती है सर। बट ये पोज़ीशनिंग के अंदर थोड़ा बहुत खिचम-खिची ये वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। चाइना लास्ट मिनट करता है सर, ऐसी बात नहीं है कि एक वो होगा, बट देखिए चाइना के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा अगर उनके शी जिनपिंग यहाँ पर भारत में आए। मोदी जी तो गए थे अभी, थोड़े टाइम पहले जब क्या कुछ एक ब्रिक्स का समिट था पिछले साल, मोदी जी तो वहाँ गए थे, मिल के आए उनसे। तीनों मिले तीनों मिले थे, रूस के राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी, तो ब्रिक्स का समिट था, वहाँ मिल के आए, तो इसका मतलब है भारत का जो बोलते हैं ना एक आउटलुक थोड़ा सीधा है, कि यार भई लाजर है ये, चलेंगे, मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? शायद एससीओ समिट था। एससीओ था, कुछ था हाँ, ट्रम्प जिसमें काफ़ी रोया था। जी हाँ। शी जिनपिंग थोड़ा सर देखिए वो जो ये डिक्टेटरशिप्स होती हैं उसके अंदर लाइफ़ इतनी ईज़ी नहीं होती, स्पेशली लीडर के लिए ना, अगर वो थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा उसके पास चीज़ें थोड़ी ख गड़बड़ होनी शुरू हो जाती हैं, तब उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है। और पिछले 1-2 साल से उसने कहीं ट्रैवल करा नहीं है सर। वो रशा-वशा जाता है, इधर-उधर जाता है पास में, ही डज़न्ट गो आउट एनीवेयर। वो ज़्यादा इधर-उधर बाहर ट्रैवल करने को उसको ही इज़ नॉट डन दैट। पहले था कि वो अगस्त-सितंबर तक आई थिंक वो अमेरिका में भी जाने वाले थे। अगर आपको याद होगा जब ट्रम्प मिल के आए थे, तो उस टाइम पे बोला था कि शी जिनपिंग साहब अगस्त-सितंबर, अक्टूबर के करीब में अमेरिका भी आ सकते हैं, ईस्ट एशिया समिट के लिए। उसका तो अभी तक कुछ मैंने देखा नहीं है कि कहीं पे कुछ आया हो कि भई ईस्ट एशिया समिट होने वाला है। तो ये शी जिनपिंग का थोड़ा ट्रैवल करना थोड़ा टाइट ही रहता है सर। हैविंग सेड दैट, अगर वो यहाँ पर आ गए, तो अमेरिका को बहुत बड़ा मैसेज होगा, बहुत बड़ा मैसेज होगा। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत सड़ेगा वो, बहुत बुरी तरह से। अ, अगर वो नहीं आए, तो सर लॉस भारत का नहीं होगा, लॉस उनका ही होगा। क्योंकि एक जो भी कह लीजिए सर, एक फॉरेन मिनिस्टर जो होता है, जब आके वो आपकी मीटिंग अटेंड करेगा ब्रिक्स की, जहाँ पर पुतिन बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, बाकी भी वर्ल्ड लीडर्स बैठे हैं, वहाँ पर एक फॉरेन मिनिस्टर की जगह नहीं होती कहीं पे भी। हेड ऑफ स्टेट के साथ जो आप चीज़ें बात कर सकते हो, वो कभी भी फॉरेन मिनिस्टर के साथ आप कर सकते हो, बट वो उस तरह की जो इमेजरी आती है बाहर, जो एक प्रोजेक्शन होती है, वो नहीं आएगी। तो लॉस चाइना को होगा सर। अगर वो नहीं आता तो हाँ, भारत को आप बोल सकते हो जी, भारत तो प्रेज़िडेंट है, भारत ब्रिक्स का प्रेज़िडेंट है, बट जब भारत ब्रिक्स का प्रेज़िडेंट G20 के समय पे भी था, उस टाइम पे भी नहीं आया वो, तो भारत को तो कोई लॉस नहीं हुआ। एक्चुअली भारत को गेन हुआ, ठीक है? काफ़ी हमको गेन मिला वहाँ पर, काफ़ी पोज़ीशनिंग मिली, और उसको देख के चाइना खुश नहीं होना था, ठीक है? कि भारत को एक काफ़ी सेंटर पीस मिला दुनिया के अंदर, एक दुनिया की चीज़ के अंदर। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा। उसको ये एक एक चीज़ कतराएगी कि भारत प्रेज़िडेंट है ब्रिक का, तो उसको सेंटर जगह मिलेगी, और भारत कुछ इनिशिएटिव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो कहीं न कहीं वो ये काफ़ी चीज़ें हैं उसको सोचने के लिए, क्योंकि ये शी जिनपिंग बहुत, और ये चाइनीज़ बड़े इगोइस्टिक होते हैं। स्पेशली ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले, दे आर वेरी इगोइस्टिक। इनको दे बैक अवे, जहाँ पर भी इनको लगता है यार थोड़ा बहुत ईगो अपना ठीक नहीं बैठेगा, तो पीछे हट जाते हैं वो, नहीं आते वो। व्हिच इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग। सो लेट्स सी सर, अभी मैं, अगर आप मुझसे पूछें मेरा क्या ख़्याल है, मुझे नहीं लगता अभी इस टाइम पे, अभी तक मुझे नहीं लगता वो आएँगे। और अगर आते हैं तो मोदी जी और उनके बीच में सीमा पर, व्यापार पर बातचीत होगी या कोई और मुद्दे भी होंगे? नहीं, नहीं, वो होगा सर। अभी 26 तारीख जुलाई को आपने वहाँ पर नथुला से ट्रेड वेड खोल दिया है। चाइनीज़ जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको परमिशन दे दिया, आ जाओ जी यहाँ बना लो अपनी फैक्ट्रियाँ, ये वो। तो छोटी-मोटी ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक तरफ आपने बाय द वे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को बोला है आप इधर पे आ जाओ, दूसरी तरफ से एक चाइनीज़ जितनी भी सेल फ़ोन कंपनीज़ हैं उसको आपने 83 पॉइंट्स दिए हैं कि ये चीज़ें आपको सिक्योरिटी के लिए करनी पड़ेंगी, आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जहाँ पर बैक डोर्स नहीं होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, एक 83 पॉइंट्स की लिस्ट है, जो आपने इनको दी है। तो आप इसको कंप्लाई करें, उसके बाद आप बनाइए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई बैकडोर नहीं होगा चाइना का, ये वो एंड ऑल दैट। तो एक तरफ वो भी चल रहा है, यू नो थोड़ा धंधा भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। चाइना आपसे काफ़ी इम्पोर्ट करना शुरू हो गया है सर। अभी इस टाइम पे
पिछले 2 साल के अंदर करीब चाइना का इंपोर्ट जो है भारत से, वो करीब 35 से 40% ऊपर गया है। एंड वो हर महीने ऊपर जाता हुआ दिखता है। खाना, स्पेशली राइस और ये सब चीज़ें चाइना काफ़ी मँगाता है आपसे। बट चाइना का क्या है ना सर, और आपको भी पता है, ट्रेड को आपको साइड में रखना पड़ेगा, बिकॉज़ आपको चीज़ें चाहिए वहाँ से। आपका एडवांटेज है जब आप उससे ट्रेड करते हो। तो ट्रेड के ऊपर आई डोंट थिंक कुछ, हाँ, वो उल्टे-सीधे काम करता है, डंपिंग करता है, ये करता है, वो करता है, वो सब चलता रहेगा। वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। बट आप अगर बोल रहे हैं कुछ ओवरऑल डिसीजन हो जाए या कुछ ब्रेक थ्रू हो जाए भारत और चाइना के बीच में, वो होने के चांसेस बहुत कम है सर। आई मीन 1% प्रोबेबली। क्यों? यूएई और ईरान दोनों ही सदस्य हैं हाँ सर, दोनों अध्यक्षता हैं, और भारत के दोनों पास आमने-सामने होंगे। अध्यक्षता भारत के पास है। भारत कैसे सँभालेगा इनको? ये एनएसए भी आए थे सर इनके, जब फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे यहाँ पर, तो अभी पीछे 2-3 महीने पहले, तो यूएई उस और समय ईरान। भी रायता बिखेरने की कोशिश हुई थी। हाँ, तो उसके बाद अगर आप देखें, जैसे ही वो फिर वो आइरिस डेना का जो इंसिडेंट हुआ था, ईरानियन नेवी के का जो शिप सिंक हुई थी, तो ये सब कचरा हुआ था उसके बाद। ये सर देखिए ऐसा है, अ, वो ये सिंपल होता है सर, एक्चुअली इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, दोनों को दूर रखना है बस, दैट इज़ जस्ट अबाउट इट। तो कई बारी कुछ ये कम्युनिकेशन पहले से हो जाती है, आपको एक थोड़ा बात करनी पड़ती है, चाहे आप भी आ रहे हो, आप भी आ रहे हो, क्या है आपका प्रोग्राम, थोड़ा आपको मिलना है, नहीं मिलना तो ठीक है, दूर रहो। तो ये थोड़ा करना पड़ता है सर, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अगर आपको याद होगा कि अम, जो ये आपका क्या नाम है, G20 हुआ था, उसके अंदर जो बाइडेन उस समय पर ऐसी सिचुएशन में थे, यूक्रेन के हिसाब से, कि भई वो रशियन से किसी से मिलना भी नहीं चाहते थे। बट रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लाव्रोव को यू नो वहाँ पर रखा, उस मीटिंग के अंदर थे वो। तो ये थोड़ा बैक एंड पे छोटा-मोटा, अच्छा यार काम डाउन, आपका लड़ाई है, ठीक है, थोड़ा ये यहाँ पर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कर सकते हैं सर, बट कई बारी क्या होता है, अब ये हाथ से निकल जाता है। पिछली बारी थोड़ा-सा गड़बड़ हो रहा था, बट वो वापस आ गया था कंट्रोल में। तो ये हाँ, थोड़ा-सा स्टिकी पॉइंट होता है सर ये। बट ये बहुत दिलचस्प। आई डोंट थिंक इतना डिफिकल्ट है इस चीज़ को हैंडल करना, क्योंकि सर आप दोनों को जानते हो अच्छे से। तो यू कैन लिटरली टेल बोथ द पीपल, यार जस्ट काम डाउन यार, यहाँ पर मत करो ये सब ड्रामा। तुमको वापस आके जो करना है, या ये सेशन खत्म होने के बाद जो स्टेटमेंट्स तुमने देनी है, वो देते रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल नॉट से एनीथिंग कि भाई मेरे सॉइल पे खड़े होके एक दूसरे को स्टेटमेंट दे रहे हो, कोई बात नहीं, यू बोथ गिव अ स्टेटमेंट, दैट्स फाइन, चलेगा। बट लेट्स नॉट डू एनीथिंग टिल द मीटिंग इज, बिकॉज इसमें आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। तो नॉर्मली देखिए, फॉरेन मिनिस्टर्स को भी पता होता है, यार थोड़ा रहने दो। अब शेख शेख अगर एमबीजेड आते हैं वहां से, यूएई से एमबीजेड खुद आ जाते हैं, फिर ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ कोई ऐसा क्लैश होता नहीं है। अगर दोनों सेम लेवल के लोग आते हैं ना सर, फिर क्लैश होता हुआ दिखता है। अदरवाइज एक सीनियर एक जूनियर के साथ थोड़ा अलग ही रहता है। भारत की जो आक्रामक कूटनीति और विदेश नीति है, उसके दर्शन हम और आप कर रहे हैं आजकल। एक तरफ चीन की सीमा पर आक्रामकता, दूसरी तरफ शी जिनपिंग को और एक दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश को भी इनविटेशन कि आप आइए ब्रिक्स देशों में। और ये मोदी जी की एक तरीके से कुशलता है, उनका नेतृत्व है कि यूएई और ईरान दोनों को भी संभालेंगे। हाँ, आदि जी, साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। सॉरी सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, साथ लाना जी, थोड़ा जी। मुश्किल हो, जी, राइट? जी। अगर आप दोनों को ये मनवाना कि यार आप साथ में आ रहो, ये थोड़ा चीजू होती है थोड़ी सी पीछे। तो हाँ, इसके अंदर एक वो तो है कि आपको वो करना पड़ता है। बट अगर दोनों हेड्स ऑफ स्टेट आए, तो फिर लगता है हाँ यार, फिर तो अगर जैसे महमूद पेज़ेश्कियान उधर से आ जाते हैं, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, और यहाँ से अगर एमवीजेड आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा इट विल बी अ बिग हाँ, विक्ट्री, इट विल सही बी अ है, प्रीटी। जी। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आदि जी, जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो कर लें।
आपका बहुत आभार। और आदि जी का चैनल है डेफ टॉक्स बाय आदि, तो उनको भी सहयोग करें। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।